हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो, जो रिफॉर्म वर्ड है उसका मतलब होता है चेंजेस। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो इंडिया की इकॉनमी में चेंजेस किए गए उन चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया की कंडीशंस को बेटर करने के लिए और इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए इंडिया की इकॉनमी में कुछ चेंजेस किए और उन चेंजेस को नाम दिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। तो इंडिया की कंडीशन बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए, काफ़ी चेंजेस किए, लेकिन जो गवर्नमेंट का मेजर स्टेप था वो था LPG रिफॉर्म का। LPG रिफॉर्म जो था गवर्नमेंट का, वो मेजर स्टेप था। LPG का क्या मतलब है? L का मतलब है लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो LPG रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने 3 चेंजेस किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिबरलाइजेशन के बारे में। 1991 से पहले अगर आपको इंडिया में कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी। विदाउट गवर्नमेंट से परमिशन लिए, विदाउट लाइसेंस, आप इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे। और आपके बिजनेस की गुड्स और सर्विसेज, जो आप गुड्स और सर्विसेज में सेल करते हो, उनका क्या प्राइस रहेगा वो भी आप फ्रीली अपनी मर्जी से फिक्स नहीं कर सकते थे। आपके बिजनेस एक्टिविटीज का स्केल क्या रहेगा, लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटीज होंगी या मीडियम स्केल एक्टिविटीज होंगी, वो भी आपका डिसीजन नहीं हो सकता था। मतलब कि वो चीज़ भी आप फ्रीली डिसाइड नहीं कर सकते थे। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, गुड्स की जो मूवमेंट है वो भी आप फ्रीली नहीं कर सकते थे। यानी कि बिजनेस करने के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी इंडिया में 1991 से पहले। तो इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के चलते इंडिया में नए बिजनेसेस कम इस्टेब्लिश होते थे। तो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सारी रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया, खत्म करके बिजनेसमैन को लिबर्टी दे दी, फ्रीडम देती कि वो अपनी मर्जी से विदाउट रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि पहले कोई भी इंडस्ट्री अगर हमें इस्टेब्लिश करनी होती थी तो उसके लिए हमें पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन आज अगर हमें कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लाइसेंस सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे कि तंबाकू, डिफेंस, अगर आपको उनमें बिजनेस करना है तो उनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस सिस्टम को खत्म कर दिया था लिबरलाइजेशन रिफॉर्म में। तो लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है, लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब कि लिबरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर जो अननेसेसरी कंट्रोल है उसे खत्म कर रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए लोगों को फ्रीडम दे रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आप सबको समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास रिफॉर्म है प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन करने का क्या मतलब है कि 1991 से पहले बहुत सारे बिजनेस अंडरटेकिंग ऐसी थी जिनमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकता था, कि बहुत सारे अंडरटेकिंग सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर ही, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ही काम करती थी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को चेंज कर दिया और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली जिन सेक्टर्स में सिर्फ पहले गवर्नमेंट ही काम कर सकती थी, उन सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एंट्री दी प्राइवेटाइजेशन करके। क्लियर हुई बात? तो प्राइवेटाइजेशन के बाद अब समझते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने इंडिया की इकॉनमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट किया। मतलब क्या है, 1991 से पहले इंडिया की जो इकॉनमी है वो क्लोज्ड इकॉनमी थी,
मतलब आप जो बिजनेस रन कर रहे हो वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित था, बाहर की कंट्रीज में उससे कोई लिंक नहीं था। यानी कि जो आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बाहर सामान भेज देते हैं, बाहर की कंट्रीज से सामान इंडिया में आ जाता है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी 1991 के रिफॉर्म से पहले। लेकिन ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म के बाद ये सारी चीज़ें क्या हुई, पॉसिबल हुई। गवर्नमेंट ने इंडिया की इकॉनमी को बाकी कंट्री की इकॉनमी से अटैच किया, कनेक्ट किया, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ें इंडिया में भी होने लगी कि इंडिया भी बाहर सामान बेच सकता था, बाहर की कंट्री से इंडिया में सामान आ सकता था, फॉरेन कंट्रीज इंडिया में भी अपना बिजनेस खोल सकती थी। ये था ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्लियर हुआ आपको कि क्या थी एलपीजी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट की जो एलपीजी की पॉलिसी थी वो गवर्नमेंट ने क्यों बनाई, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो सके, इसीलिए बनाई। अब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होने के लिए उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस किए। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज में जब चेंजेस होंगे, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन में जब चेंजेस होंगे, उससे इफेक्ट क्या होगा, इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होने से उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, बिजनेसेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब हमें एलपीजी पढ़ के ये तो समझ आ गया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए। अब समझते हैं कि इन चेंजेस का बिजनेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन बिजनेसेस। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंक्रीज इन कंपटीशन। एलपीजी की पॉलिसी से इकोनॉमिक रिफॉर्म करने से पहले इंडिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन एलपीजी के बाद इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। देखो, कोई एक बिजनेसमैन है तो क्या उसका किसी के साथ कंपटीशन हो सकता है? कंपटीशन कब होगा, जब एक से ज़्यादा बिजनेसेस हैं। तो एलपीजी की पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ने जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन थी बिजनेसेस के ऊपर वो हटा दी। उसका रिजल्ट क्या हुआ, नए बिजनेस इंडिया में एस्टैब्लिश हुए। बहुत सारे अंडरटेकिंग्स जो सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी वो क्या कर दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। तो उससे क्या हुआ, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई प्राइवेट इंडिविजुअल्स की। ग्लोबलाइजेशन करने से बाहर की कंपनीज ने भी इंडिया में अपना बिजनेस शुरू किया, तो और ज़्यादा इनोवेशन और ज़्यादा बिजनेसेस आए इंडिया में। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया में जो बिजनेसेस थे उनके बीच कंपटीशन इंक्रीज हो गया। तो सबसे पहला इम्पैक्ट बिजनेसेस के क्या पड़ा कि इंडिया में कंपटीशन इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा बिजनेसेस पे, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। कैसे, देखो, जब कोई एक ही बिजनेसमैन है, वो बिजनेस आपको जो मर्जी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे आपको वही परचेज करने पड़ेंगे। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म होने से क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन की कंपनीज ने भी इंडिया में बिजनेस शुरू किया। उससे फॉरेन की टेक्नोलॉजी इंडिया में आई तो प्रोडक्ट्स और बेटर होने लगे। जब कस्टमर्स को इसकी इंफॉर्मेशन पता चली तो कस्टमर्स की डिमांड भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब कस्टमर जो आप उसे सेल करना चाहते हो वो नहीं खरीदना चाहता, कस्टमर अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चीज़ खरीदना ज़्यादा पसंद करता था। तो कस्टमर्स क्या हो गए, डिमांडिंग हो गए। जब उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा होगी तो उनकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट है रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ग्लोबलाइजेशन करने से फॉरेन कंट्रीज जो टेक्नोलॉजी यूज करती थी वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आई। तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, हमारे इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर, कि हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस के ऊपर पड़ेगा ही। तो ग्लोबलाइजेशन करने से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रैपिड चेंज आया। नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसिटी फॉर चेंज। देखो, जो भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई वो गवर्नमेंट ने क्यों किए चेंजेस, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो सके। और आज भी जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत लगती है कि कोई भी चीज़ जो इंडिया की कंडीशन बेटर कर सकती है उसे गवर्नमेंट चेंज कर देती है। तो ऐसे चेंजेस के अकॉर्डिंग इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, हमारे बिजनेस पे। जब कोई पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज कर रही है तो उस पॉलिसी चेंज करने से क्या होगा, बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इफेक्ट होगा। तो अगर हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है तो हमारा बिजनेस भी इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए हर एक बिजनेसमैन के लिए ये नेसेसिटी हुआ कि वो इस चेंज को अडॉप्ट करे। अगर कोई बिजनेसमैन इस चेंज को अडॉप्ट नहीं करता तो उसे लॉस सहना पड़ेगा।
तो इंडिया की गवर्नमेंट को नेसेसिटी था कि वो इंडिया की कंडीशन बेटर करने के लिए इन चेंजेस को करे, और हर एक बिजनेसमैन के लिए ये ज़रूरी हो गया कि अगर वो अपने बिजनेस को अच्छे से रन करना चाहता है तो उन्हें भी इन चेंजेस को करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो इतने सारे चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ, तो इन सारे चेंजेस के कारण बिजनेस में जो ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे थे वो अब हमें क्या चाहिए थे, ट्रेंड और डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए थे जो इन चेंजेस से कॉप कर सके, इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सके। तो इतने सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म करने से क्या इम्पैक्ट पड़ा कि हम बिजनेसेस को ट्रेंड और डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट ओरिएंटेशन। देखो मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए दो थ्योरीज है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड और मार्केट ओरिएंटेड थ्योरी। प्रोडक्ट ओरिएंटेड थ्योरी हमें क्या कह रही है कि जो चीज़ सेलर प्रोड्यूस कर रहा है कस्टमर उसे ही परचेज कर। मार्केट ओरिएंटेड थ्योरी हमें क्या कह रही है कि आप ऐसे ही कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपको पहले मार्केट से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, उस अकॉर्डिंग अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो कस्टमर परचेज करेगा। तो 1991 से पहले मार्केट में प्रोडक्ट ओरिएंटेड थ्योरी चलती थी कि सेलर जो भी प्रोड्यूस करता था कस्टमर उसे परचेज कर लेता, लेकिन इन चेंजेस के बाद ये थ्योरी चेंज करनी पड़ी। अब कस्टमर ज़्यादा डिमांडेड हो गया था, कस्टमर की वांट्स एंड नीड्स चेंज हो गई थी, तो अब थ्योरी कौन सी चलने लगी, मार्केट ओरिएंटेड थ्योरी, कि पहले मार्केट की प्रॉपरली स्टडी की जाए कि मार्केट की डिमांड, वांट्स और नीड्स क्या हैं, उस अकॉर्डिंग अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करोगे तो कस्टमर ज़रूर परचेज करेगा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से प्रोडक्ट ओरिएंटेड थ्योरी चेंज होके किस में हो गई, मार्केट ओरिएंटेड थ्योरी। लास्ट पॉइंट है हमारे पास लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर का रोल गवर्नमेंट ने कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो इसका इम्पैक्ट पब्लिक सेक्टर के ऊपर क्या पड़ा कि गवर्नमेंट ने उसे बजटरी सपोर्ट देना कम कर दिया। पहले अगर पब्लिक सेक्टर को लॉस होता था तो गवर्नमेंट अपने बजट से पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करती थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने के बाद गवर्नमेंट ने इस सपोर्ट को कम कर दिया। अब पब्लिक सेक्टर को खुद से अपने लॉस को बियर करना पड़ता था, खुद से लॉस को कवर करना पड़ता था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से ये कुछ चेंजेस, कुछ इम्पैक्ट्स पड़े बिजनेसेस के ऊपर। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया, दूसरा कस्टमर ज़्यादा डिमांडिंग हो गया, थर्ड रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, फोर्थ पॉइंट था नेसेसिटी फॉर चेंज। ये सारे चेंजेस क्या थे, नेसेसिटी थे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए, इसीलिए किए गए। नेक्स्ट पॉइंट था नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इतने सारे चेंजेस को देखते हुए ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट की ज़रूरत महसूस हुई। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट की थिंकिंग चेंज होगी प्रोडक्ट ओरिएंटेशन से मार्केट ओरिएंटेशन। लास्ट पॉइंट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने अपना पब्लिक सेक्टर के प्रति जो सपोर्ट था उसे कम कर दिया। तो होप आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं और उसका हमारे बिजनेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा समझ आया होगा। और इसी के साथ हमारा जो थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट वो कंप्लीट होता है। होप आपको सारा चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर में से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट मेंशन किए गए हैं उनके थ्रू भी अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर प्लानिंग शुरू करेंगे।